आज हम सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके ओल्ड ईयर पेपर से लिए गए हैं और आपके सीटेट और एमपीटेट के पेपर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वायगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। इसका पहला ऑप्शन है छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। ये ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें छात्र इतने एक्टिव नहीं हैं और सीडीपी में हमेशा ऑप्शन वही सही होगा जिसमें छात्र एक्टिव होंगे और टीचर्स उनका मार्गदर्शन करेंगे। इसमें दूसरा ऑप्शन है आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का समर्थन और मार्गदर्शन करना। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें छात्र एक्टिव हैं और टीचर्स इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अगर छात्र को स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति दे दी जाए तो उसे क्या सीखना है क्या नहीं सीखना यह वह समझ नहीं पाएगा। इसमें ऑप्शन चौथा है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अगर छात्र को वही कार्य दिए जाएं जो वर्तमान रूप से वो कर सकता है तो वह नए कार्य सीख नहीं पाएगा, केवल उन्हीं कार्यों तक ही सीमित रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको वह कथन छांटना है जो कि किशोरावस्था के बारे में सही नहीं है। इसमें पहला कथन है किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। यह कथन सही है, मतलब कि यह इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। दूसरा कथन है किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरुआत करने के लिए माना जाता है। यह कथन भी सही है। तीसरा है किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होता है। यह कथन भी सही है। यानी कि इसमें लास्ट चौथा ऑप्शन बच रहा है केवल। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ये इसका चौथा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह कथन किशोरावस्था के बारे में सही नहीं है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे विभिन्न तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे विभिन्न तरीके से अनुभव करते हैं। एक गांव का बच्चा अलग तरीके से किशोरावस्था को अनुभव करता है अलग टाइम पे, और जबकि एक शहर में रहने वाला बच्चा किशोरावस्था को अलग टाइम पे और अलग तरीके से अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग ले रही है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। इसमें ऑप्शन है सुजाता आंतरिक रूप से प्रेरित है, यह सुजाता बाहरी रूप से प्रेरित है, यह सुजाता महारथन उन्मुखी विद्यार्थी है, यह सुजाता असफलता परिहार विद्यार्थी है। इस क्वेश्चन में इन चारों टर्म को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आंतरिक रूप से भी प्रेरित विद्यार्थी वो विद्यार्थी होते हैं जो कि किसी स्किल को सिर्फ इसलिए सीखते हैं क्योंकि उसमें उनकी रुचि होती है और उन्हें उस स्किल सीखने से उत्साह मिलता है। दूसरा है इसमें बाहरी रूप से प्रेरित। बाहरी रूप से प्रेरित विद्यार्थी वो विद्यार्थी होते हैं जो किसी पुरस्कार या दंड की वजह से कोई स्किल को सीखते हैं। तीसरे होते हैं महारथन उन्मुखी विद्यार्थी। महारथन उन्मुखी विद्यार्थी वो विद्यार्थी होते हैं जो केवल किसी स्किल को इसलिए सीखते हैं क्योंकि उसमें वो मास्टरी करना चाहते हैं। अगर वो कंप्यूटर सीख रहे हैं तो वह कंप्यूटर में मास्टरी करेंगे, उनका और कोई लक्ष्य नहीं होता। वो किसी पुरस्कार या दंड की वजह से प्रभावित नहीं होते और ना ही असफलता या सफलता से प्रभावित होते हैं। इसमें चौथा टर्म है असफलता परिहार विद्यार्थी। असफलता परिहार विद्यार्थी वो विद्यार्थी होते हैं जो कि फेल होने से डरते हैं, इसलिए वो किसी स्किल को सीखते हैं। तो इसमें सुजाता जो है वो नृत्य प्रतियोगिता में इसलिए भाग ले रही है क्योंकि वो प्रथम पुरस्कार जीतना चाहती है। तो सुजाता बाहरी रूप से प्रेरित है। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसका पहला ऑप्शन है मतभेदों को असमान और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और ना ही इन्हें कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन तीसरा है विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि विभिन्नताएं मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता हैं तो इन्हें विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसका चौथा ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। अनम्य और समान पाठ्यक्रम जहाँ ये शब्द ही आए वो ऑप्शन ही गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है पहला पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। दूसरा है अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। तीसरा है अधिक जानकार लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। चौथा है एक 10 व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला है क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है या मानव संदर्भित होता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन हमेशा गतिशील होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन पहला सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। इसका पहला ऑप्शन है ध्यान देना, दूसरा है क्षय होना, तीसरा है भूलना और चौथा है पुनर्प्राप्ति। तो भूलना इसका करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता और ना ही क्षय होना हो सकता है। पुनर्प्राप्ति तभी हो सकती है जब आपको उस चीज़ का ध्यान हो, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्र को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। इसमें से ऐसा प्रश्न छांटना है जिसमें छात्र को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, उसका सीधा सीधा आंसर फैक्ट के रूप में ना निकले बल्कि उसका विश्लेषण किया जा सके। तो इसका पहला ऑप्शन है टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है। कथानक क्या है, ये सीधा क्या है इसमें, तो इसका फैक्ट के रूप में आंसर निकलेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है, तो विषय भी एक वर्ड में आंसर हो सकता है और ये एक फैक्ट है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा है टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है। इसमें कैसे आया है मतलब कि इसका विश्लेषण करना जरूरी है और इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, तो यही ऑप्शन तीसरा सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन चौथा है टू किल अ मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है, तो ये भी एक शब्द का आंसर है और एक फैक्ट है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें कथन है शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। इसका कारण दिया हुआ है क्योंकि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील हो। तो इसमें दोनों कथन और कारण बिल्कुल सही हैं, क्योंकि शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो इसमें दोनों सही हैं, इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्सन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या था। इसका मतलब है कि कैरोल गिल्सन ने जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है उसका केंद्रीय तर्क क्या था, उसने कौन से तर्क दिए आलोचना करने में। तो इसमें पहला ऑप्शन है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, दूसरा है बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिकांकना, तीसरा है बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध विधि प्रणाली का उपयोग, चौथा है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षणिक निहितार्थ। तो इसका पहला ऑप्शन है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। इन दोनों ही केंद्रीय तर्क के आधार पर कैरोल गिल्सन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी एक कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें कथन है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। ठीक है, इसका इन्हें कारण दिया है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। ठीक है, तो इसमें इसके कथन के हिसाब से और कारण के हिसाब से इसमें आंसर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की व्याख्या आर सही रूप से नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपठन वैकल्य, इसे डिस्लेक्सिया भी कहा जाता है, एक डैश ऐसी स्थिति है जो शिक्षार्थियों की डैश क्षमता को प्रभावित करती है। अपठन वैकल्य यानी डिस्लेक्सिया में बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और तो यही पूछा है कि डिस्लेक्सिया कैसी स्थिति है और इसमें कौन सी क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है अपठन वैकल्प एक भावात्मक स्थिति है जिसमें चित्त बनाने की क्षमता प्रभावित होती है। दूसरा है अपठन वैकल्प तंत्रिकीय या न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, इसमें ध्वनि चिन्हों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने में प्रॉब्लम होती है। तीसरा है अपठन वैकल्प शारीरिक स्थिति है, इसमें साथियों के साथ सामाजिकरण में प्रॉब्लम होती है। और चौथा है अपठन वैकल्प संवेदी प्रॉब्लम है, इसमें शारीरिक गतिविधियों के समन्वय की क्षमता प्रभावित होती है। तो अपठन वैकल्प तंत्र की स्थिति है, इसमें ध्वनि को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने में समस्या होती है। ऐसा होता है कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं और
बच्चा आपकी जो ध्वनि है उसका कोई और ही प्रतीक चिन्ह बना देता है। जैसे कि आपने ई बोला, वो हो सकता है ई की जगह आ बना दे। तो ये होती है अपठन विकल्प में प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? ठीक है, इसमें से आपको उपयुक्त रणनीति छांटना है, कौन सी हो सकती है। इसमें पहला ऑप्शन है छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दे। ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बच्चे बिल्कुल एक्टिव नहीं हैं, और सीडीपी में ऑप्शन वही सही होगा जिसमें बच्चे एक्टिव होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें बिल्कुल एक्टिव नहीं है बच्चे, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। दूसरा है विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक को पूरा करने को कहें। ये भी कोई सही ऑप्शन नहीं है। तीसरा है विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी विद्यार्थी इतने एक्टिव नहीं रहेंगे। इसमें चौथा जो ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। चौथा इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों को पर शोध करेंगे तो वो खुद से करके सीखेंगे। इसमें वो एक्टिव भी होंगे और खुद से करके सीखेंगे और निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? पहला है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, दूसरा है पारंपरिक नैतिकता, तीसरा है विषम नैतिकता और चौथा है स्वायत्त नैतिकता। इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पढ़ा होगा। इसका सही आंसर है पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन दूसरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? इसमें भी आपको ध्यान देना है, नहीं है। जो समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है वो आपको इसमें से छांटना है। और समावेशी कक्षा वह कक्षा होती है जिसमें सभी बच्चे साथ में पढ़ते हैं, जो प्रगतिशील भी होते हैं और जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, मतलब कि जिनकी IQ ज़्यादा होती है, किसी की IQ कम होती है, ठीक है, और कोई पढ़ने में किसी को दिक्कत होती है, किसी को लिखने में, ये सारे बच्चे एक ही कक्षा में बैठे होते हैं, तो ये होती है समावेशी कक्षा। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है विविध दृष्टिकोणों का समावेश, दूसरा है उचित समावेशन का पालन, तीसरा है विभेदित निर्देश देना और चौथा है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहन करना। इसमें ये ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ये समावेशी कक्षा का उदाहरण है, क्योंकि विविध दृष्टिकोणों का समावेश होता है इसमें, क्योंकि विभिन्न विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। दूसरा है उचित समावेशन का पालन, उचित समावेशन का पालन करना भी इसमें जरूरी होता है। और तीसरा होता है विविधित निर्देश देना, विविधित निर्देश देना भी जरूरी है, क्योंकि एक ही प्रकार के निर्देश देंगे तो कई बच्चे होंगे जो उस प्रकार के निर्देश को समझने में अक्षम होंगे। ठीक है, तो इसमें ये तीनों समावेशी कक्षा के उदाहरण हैं, और ये जो लास्ट चौथा बचता है ये समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहन देना ये नहीं है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहन देंगे तो बच्चे हतोत्साहित क्यों होंगे? क्योंकि समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे हैं, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कुछ कम इंटेलिजेंट हैं। तो जो कम इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो प्रतिस्पर्धा में अपने आप को आगे नहीं ले जा पाएंगे और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो वो हतोत्साहित होंगे कहीं ना कहीं। तो इसमें चौथा जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि इसमें ऑप्शन पहला है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, दूसरा है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, तीसरा है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं और चौथा है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत प्रस्तुत करते हैं। इसमें आपको कूट छांटना है। तो इसमें ये तीसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। अंतिम उत्पाद पे कभी भी ध्यान नहीं होना चाहिए। अंतिम उत्पाद होता है ऐसा कि परीक्षा में बच्चा कैसा परफॉर्म करता है, उसका परफॉर्मेंस, परीक्षा में उसका परफॉर्मेंस अंतिम उत्पाद माना जाता है, तो उससे बच्चे को कभी भी आंकना नहीं चाहिए। तो ये A-B सही है, D भी सही है, बट C इसका गलत है। तो इसमें ऐसा कूट छांटना है जिसमें ये तीनों सही हों। इसका लास्ट का चौथा नंबर का कूट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत्न लक्ष्य अभिन्यास का वर्णन करता है? महारत्न लक्ष्य अभिन्यास का वर्णन करने वाला एग्जाम्पल इसमें से अपन को छांटना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है इसका, क्योंकि केवल प्रतिस्पर्धा करने के लिए निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
दूसरा है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तीसरा है बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उचित ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, ये भी इसका सही नहीं है। और चौथा है अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, ये भी सही नहीं है। इसमें ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करने वाला ऑप्शन इसमें से छांटना है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो है शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत होता है, ये सही नहीं है। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत नहीं होता है, ये सिर्फ ज्ञान और प्राधिकार में सहायक होता है। दूसरा है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है, ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें ये बच्चों को विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। आलम्बन मतलब कि मार्गदर्शन करता है। और इसके लास्ट दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन है शिक्षक पाठ्याचार मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। कड़ाई से कभी भी पालन नहीं करना चाहिए, ये कड़ाई से पालन जिसमें ये शब्द आए वो ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता। इसमें चौथा ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता, ये भी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन चौथा भी इसमें गलत होगा, क्योंकि अगर सीखने में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो बच्चे क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है इसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। ऐसे प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें पहला ऑप्शन है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, दूसरा है जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, तीसरा है जेंडर पहचान को मजबूत करना और चौथा है जेंडर भूमिका को नम्रता से हतोत्साहित करना। इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। इस तरह के जो क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन पूछना जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एस को अज्ञात अंकों के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग मतलब कि जैसे अपन मैथ में मानते कभी कि माना कि इसकी वैल्यू बराबर x। इसमें पहला ऑप्शन है मूल संख्यात्मक अवस्था है और ये बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। दूसरा है मूल संख्यात्मक अवस्था है और संरक्षण और क्रमबद्धता को सीखने में सक्षम बनाती है। तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।